Okay. In the previous class, we had discussed planning, right? Any doubt in planning? No, sir. No, sir. Okay, so now we move on to the next function of management, that is organizing. Now, let us understand what organizing is, first of all. Let us say you have to start a new business, you have made a plan, now you want to divide the work in the organization properly, systematically. Suppose आप एक मास्क की फैक्ट्री लगाना चाहते हो, ठीक है, a factory to produce masks. Suppose you decide that you will इसमें एक काम क्या होगा आपका, मास्क को बनाने का. मास्क को बनाने में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी? Sir, the first the study regarding the all the materials that will be required. Yes, रिक्वायर्ड मटेरियल को अरेंज करना, फिर क्लॉथ की कटिंग करना, फिर जहां से स्टिचिंग करनी है वो स्टिचिंग करना, फिर स्टिचिंग के बाद उस पे स्ट्रैप्स अटैच करना, ठीक है. सो ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू मेक अ मास्क. इन सब एक्टिविटीज को मिलाकर, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज एक ही काम से रिलेटेड हैं, एंड द टास्क इज टू प्रिपेयर अ मास्क, तो इनको हम कंबाइन करके एक जॉब पोजीशन बना देते हैं, मास्क मेकर. ठीक है. सपोज हमने डिसाइड किया कि हम 12 मास्क मेकर्स रखेंगे. हाउ मेनी? 12. 12 mask makers we will have. So now when we'll make these masks, तो इनको सेल भी करना होगा, ठीक है. तो सेल करने के लिए भी हमें कुछ लोग चाहिए होंगे. मास्क को सेल करने वालों की क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, क्या क्या काम करना होगा उन्हें? सर एडवर्टाइजिंग. They will have to collect the masks from the factory, they will have to go out in the field, and they will have to sell the masks door to door or in the markets, right? तो इन सब एक्टिविटीज को कंबाइन करके हमने एक जॉब बनाई, सेल्स पर्सन, सेल्समैन की जॉब, ठीक है. सेलिंग एग्जीक्यूटिव वी कैन से, सेल्स एग्जीक्यूटिव. हमने डिसाइड किया, लेट अस से 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव हम रखेंगे, ठीक है. तो 12 हो गए मास्क मेकर्स और 10 हो गए सेल्स एग्जीक्यूटिव्स. Now some of these people, mask makers as well as sales executives, they may be very efficient and very sincere, जो बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी सुपरविजन के बड़े अच्छे से अपना काम करेंगे. But there may also be some workers or some sales executives who may not work sincerely on their own. They will need some supervision, they will need some guidance constantly, है ना? Yes, sir. तो हमें इनको सुपरवाइज गाइड करने के लिए भी कोई चाहिए. अब 12 वर्कर्स को गाइड करने के लिए एक ही सुपरवाइजर को हम रखें तो हमें लगता है कि नहीं, वो ओवरबर्डन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. सो व्हाट वी डिसाइड, लेट अस से, कैन यू सी दिस डायग्राम? Yes, sir. सपोज हमने डिसाइड किया, 2 टीम्स बना दी मास्क मेकर्स की ऑफ 6 वर्कर्स ईच. तो 6 वर्कर्स का काम सुपरवाइज करने के लिए एक फैक्ट्री सुपरवाइजर की पोजीशन होगी, जो देखेगा कि काम ठीक से कर रहे हैं ये 6 वर्कर्स, मास्क ठीक से बना रहे हैं, क्वालिटी इज अप्रोप्रिएट, द मटेरियल इज प्रॉपर, स्टिचिंग इज प्रॉपर, and if any worker needs any guidance, they will guide the workers. He or she will guide the workers. Similarly, for second team of again 6 workers, we'll have another factory supervisor 2. Okay. Similarly, we decide that to supervise and guide the sales executives, again we will divide them in 2 teams. एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस में तो बहुत सारी टीम्स होती हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं. वी आर टेकिंग अ वेरी सिंप्लीफाइड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. 2 टीम्स में डिवाइड किया हमने. सेल्स एग्जीक्यूटिव, डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर एंड, आई एम म्यूटिंग यू.
सो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की टीम को भी हमने 2 टीम्स में डिवाइड किया ऑफ 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स इन ईच टीम. First team supervised by sales supervisor 1, second team supervised by sales supervisor 2. Clear? Yes, sir. Okay. Sayam, I have unmuted you. Kindly ensure there should be no disturbance. Saksham, I am unmuting you also. Okay, sir. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. तो यहाँ तक क्लियर है. अब ये जो Yes, sir. फैक्ट्री सुपरवाइजर हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, इनका सबका काम प्रोडक्शन से रिलेटेड है. तो हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और इन सबके काम को ओवरऑल सुपरवाइज और मैनेज करने के लिए हमने डिसाइड किया एक पोजीशन होगी प्रोडक्शन मैनेजर. सिमिलरली सेल्स से रिलेटेड जितना भी काम है उसके लिए हमने डिसाइड किया कि देयर विल बी अ सेल्स डिपार्टमेंट, सेपरेट सेल्स डिपार्टमेंट, एंड one person will manage this whole department who will be called a marketing manager. ठीक है. और ये दोनों डिपार्टमेंट्स किसके अंडर काम करेंगे? The CEO or the chairman or the owner, whatever designation you may call, there will be a general manager or a CEO at the top level who will supervise both the departments overall and maintain coordination between them. Is this example clear? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगी, बिल्डिंग चाहिए, मशीन्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उसके अलावा जितने भी फंड्स चाहिए वो सब अरेंज करेंगे हम. ऑल दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. सो नाउ लेट अस रीड व्हाट डज द डेफिनेशन से. Organizing process initiates implementation of plans by arranging required physical and financial resources. As I said, building, machines, equipment, etc. and also arranging the required funds. Identifying and grouping the work. हमने काम को डिवाइड किया. मास्क मेकर्स होंगे, फिर कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे, फिर कुछ फैक्ट्री सुपरवाइजर होंगे, फिर कुछ सेल्स सुपरवाइजर होंगे. So identifying and grouping the work, defining and delegating authority, फिर authority assign करना हर position को. ठीक है. For example, production manager has authority over factory supervisor 1 and factory supervisor 2. Each of these factory supervisors have authority over 6 workers in their team. And establishing authority responsibility relationships. Authority flows from up to down. CEO has authority over both managers. Marketing manager has authority over sales supervisors. Production manager has authority over factory supervisors. Factory supervisors have authority over workers. Sales supervisors have authority over Sales sales executives. Sales executives. Yes. Responsibility flows upwards from bottom to up. So these 6 workers in each team are responsible and accountable for their work to factory supervisor 1 and 2. Sales executives are responsible towards sales supervisors. Factory supervisors towards production manager. Sales supervisors towards marketing manager. Both the managers towards CEO. the CEO. Very good. Chief Executive Officer. So this is organizing. Required resources को arrange करना और काम को divide करना jobs में, jobs को departments में, और फिर authority responsibility relations establish करना. Is it clear? Sir, Yes. sir, defining and delegating authority staffing का part नहीं आएगा? किसका? नहीं. Staffing का. हम अथॉरिटी लोगों को नहीं ऐसा अभी डेलीगेट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं. हम अथॉरिटी असाइन कर रहे हैं जॉब पोजीशंस को. Okay, sir. ठीक है. क्योंकि अभी स्टाफिंग तो हुई नहीं, तो लोग आए नहीं है,
तो अभी हम अथॉरिटी और ड्यूटीज वगैरह किसको असाइन कर रहे हैं? जॉब पोजीशंस को. दैट whosoever will be appointed on this job position, that person will have these all duties, that person will have these all responsibilities, and that person will have this much authority. ठीक है? The person may be anyone, but the position will remain the same. Okay, sir. Okay. So steps in the organizing process. As we discussed, first step is identification and division of work. Various activities are identified. Similar activities which can be handled by an individual, they are grouped together to form a job. जैसे हमने जॉब बनाई मास्क मेकर या वर्कर, दूसरी हमने जॉब बनाई सेल्स एग्जीक्यूटिव, तीसरी हमने जॉब बनाई फैक्ट्री सुपरवाइजर, एंड सो ऑन. देन डिपार्टमेंटलाइजेशन. सिमिलर जॉब्स को ग्रुप किया गया एक साथ और डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया काम को. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन रिलेटेड जितना भी काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और सेल्स रिलेटेड जितना भी काम है सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंटलाइजेशन. सिमिलर जॉब्स are classified into manageable departments or divisions. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next step is assignment of duties. Now again, as I said, we are not assigning duties to people, because if we are talking of a new organization, planning हुई है, organizing हुई है अभी तो, या हो रही है अभी तो, staff तो अभी है ही नहीं. Assign किसको करना duties? Job positions को. ठीक है? Always in an organization, even when the staff is there, the duties are not assigned to people. Duties are assigned to job positions. The persons on those job positions may keep changing, but the job positions will remain as it is. So duties, authority, responsibility, they are always assigned to job positions. Clear? Yes, sir. So duties are assigned to various job positions कि किसका क्या क्या काम होगा. ठीक है? Then establishing authority and reporting relationships, as we discussed. इससे क्या होता है? हर किसी को क्लियरली पता होता है कि उसकी अथॉरिटी किस किस पे है और उसने रिपोर्ट किसको करना है. फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री सुपरवाइजर 1 हैज अथॉरिटी ओवर द 6 मास्क मेकिंग वर्कर्स वर्किंग विद हिम, एंड ही इज टू रिपोर्ट टू द प्रोडक्शन मैनेजर. तो अथॉरिटी भी क्लियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर है, अपनी रिलेटिव जॉब पोजीशन भी क्लियर है. ये जो ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद एक चार्ट जैसा बन जाता है हमारे सामने, ये जो हम देख रहे हैं. ठीक है? दिस चार्ट दैट वी सी, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. व्हाट इज इट कॉल्ड? Organization structure. Organization structure. यस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. एक्चुअली ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये कोई टेंजिबल चीज नहीं है जो हमें मतलब दिखाई दे. ये एक डायग्राम के फॉर्म में है या एक विजुअलाइजेशन की फॉर्म में है. पेपर्स पे आपको मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पोजीशंस हैं, फिर वो कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन सी टीम का लीडर कौन है, कौन से डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है. दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? डेफिनेशन: a structural relationship by which an enterprise is bound together. जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज जुड़ा हुआ होता है. अगर आप ध्यान से देखो डायग्राम को, ऐसे लग रहा है ना सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से. तो by which an enterprise is bound together and the framework within which each individual effort is coordinated and tasks are performed. और इसी के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहती है और सारे काम होते हैं. So organization structure is the end result of organizing process. Organization structure is reflected in the organization chart. इसको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी कहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो डायग्राम होता है, that diagram is called organization chart. So organization structure is reflected in the organization chart as authority, responsibility,
and communication interrelationships between various job positions. Now, when we are developing this organization structure, or we can say when we are organizing, two very important things we should keep in mind. First is there should be maximum possible specialization. हम काम को डिवाइड कर रहे हैं किस बेसिस पर? सिमिलैरिटी के बेसिस पे. सपोज यहां पर अगर हम ऐसा डिसाइड करें कि अच्छा जो फैक्ट्री सुपरवाइजर 1 है, he will look after 4 factory workers and 2 sales executives. The factory supervisor 2 will look after the remaining workers, 8 workers and remaining sales executives. तो इससे क्या हुआ? दोनों सुपरवाइजर्स के अंडर फैक्ट्री वर्कर भी आ गए और सेल्स एग्जीक्यूटिव भी आ गए, मिक्स हो गया, लेकिन काम अलग अलग हैं, तो स्पेशलाइजेशन नहीं रही. ऐसे में उन्हें सुपरवाइज करना मुश्किल हो जाएगा. सो व्हाट वी डू इज फैक्ट्री वाला सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सेल्स वाला सारा काम सेल्स डिपार्टमेंट में. So first thing we have to keep in mind is there should be maximum possible specialization. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Second point, only that many subordinates should be placed under each superior who can be comfortably managed at that level. इसको कहते हैं span of management. क्या कहते हैं? Span of management. Yes. Let's understand what do we mean by this. हमने डिस्कस किया कि 12 फैक्ट्री वर्कर्स हैं. अगर हम 12 के 12 फैक्ट्री वर्कर्स को एक ही फैक्ट्री सुपरवाइजर के अंडर रख दें तो क्या प्रॉब्लम है? सर डिवाइड नहीं हो पाएगा सर. Maybe it will be difficult for a single factory supervisor to supervise and guide 12 workers. मुश्किल हो जाएगा 12 वर्कर्स को एक अकेले सुपरवाइजर के लिए मैनेज करना. अच्छा, ऐसा क्यों ना करें हम कि 6 फैक्ट्री सुपरवाइजर रखें और हर एक के अंडर 2-2 वर्कर्स. Their specialty is not being properly utilized. वेरी गुड. अगर एक फैक्ट्री सुपरवाइजर 5-6 वर्कर्स को इजीली हैंडल कर सकता है और हम उनको सिर्फ 2-2 वर्कर्स दे रहे हैं हैंडल करने के लिए, तो इसका मतलब हम सुपरवाइजर की सर्विसेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे. हम अननेसेसरली ज्यादा सुपरवाइजर्स रख के ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स वेस्ट कर रहे हैं. सो पहले जो हमने डिस्कस किया कि ज्यादा वर्कर्स एक ही सुपरवाइजर के अंडर रख दो, दिस इज कॉल्ड वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. मतलब बहुत सारे वर्कर्स एक सुपीरियर के अंडर. It becomes difficult for the superior to manage so many workers. On the other hand, दूसरा जो हमने डिसाइड किया कि बहुत सारे सुपरवाइजर रख दो, that is called narrow span of management, क्योंकि हर सुपीरियर के अंडर बहुत कम वर्कर्स हैं. ठीक है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? सुपरवाइजर्स हम ज्यादा रख रहे हैं, उनकी सर्विसेज एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे और ऑर्गेनाइजेशन का अननेसेसरी खर्चा बढ़ रहा है. So we come back to this term, only that many subordinates should be placed under each superior who can be comfortably managed at that level. Suppose 6 workers comfortably manage हो सकते हैं एक सुपीरियर या सुपरवाइजर के अंडर, तो हमने उतने ही वर्कर्स एक सुपरवाइजर के अंडर या सुपीरियर के अंडर प्लेस किए हैं, जिससे कि वर्कर्स की भी वर्किंग एफिशिएंट रहे और सुपरवाइजर्स की भी. क्लियर? Yes, sir. Span of management gives shape to the organization structure. अगर narrow span of management होगा, कम वर्कर होंगे हर सुपीरियर के अंडर, तो लेवल्स ज्यादा हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में एंड वी विल हैव अ टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अगर ब्रॉड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, ज्यादा वर्कर्स एक सुपीरियर के अंडर होंगे, तो लेवल्स फिर कम होंगे ऑर्गेनाइजेशन में और शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, बट वी कैन से वाइड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, इमेजिन इट लाइक दिस. यू हैव आपने फेट में देखा होगा, एक वो ग्लास का पिरामिड वाली गेम होती है ना, पिरामिड बना होता है ग्लासेस का, उसे बॉल से गिराना होता है.
Yes, sir. तो वो पिरामिड को इमेजिन करो, अगर हर सुपीरियर के अंडर ज्यादा सबऑर्डिनेट्स हैं तो उतने ही ग्लासेस को आपने कम हाइट का पिरामिड बनेगा अरेंज करोगे तो, और अगर हर एक के अंदर दो ही रखोगे हर एक के नीचे, तो फिर उतने ही ग्लासेस को अरेंज करने में एक टॉल पिरामिड बनेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जनरली ये माना जाता है कि ऑफिसेज में 5 to 6 workers or employees can be managed comfortably under one superior. Schools में ये माना जाता है classes में around 20 students can be comfortably managed by a teacher at a time. Now, organization structure meaning is clear? क्या? Is the meaning of organization structure clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, there can be types of organization structure. We said in the step of departmentalization, jobs are classified into manageable departments or divisions. On what basis? Basis can be either on the basis of functions. Functions क्या क्या होते हैं? Marketing, production, finance. तो इनके बेसिस पे अगर हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? Functional structure. यस। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, पतंजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पहले काम को डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट के बेस पे। जैसे एक हो गया टाटा मोटर्स, एक हो गया टाटा सॉल्ट डिवीजन, एक हो गया टाटा इंश्योरेंस डिवीजन, एक हो गया टाटा ऑप्टिकल्स डिवीजन, ठीक है, एक हो गया टाटा रिटेल ई कॉमर्स डिवीजन टाटा क्लिक के नाम से। तो इस तरह से प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग डिवीजन, फिर हर प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग, हर प्रोडक्ट की डिवीजन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, एंड सो ऑन। सो व्हेन divisions are created like this on the basis of products, we call the structure divisional structure. What do we call it? Divisional structure. Yes. Similarly, in some organizations the divisions are created on the basis of regions. Banks में आपने देखा होगा रोहिणी ब्रांच, पीतमपुरा ब्रांच, लाजपत नगर ब्रांच, साउथ एक्स ब्रांच, ठीक है, करोल बाग ब्रांच। तो रीजन बेस्ड डिविजन्स हैं और हर डिवीजन में अलग से फिर फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ होगा। सिमिलरली इंडियन रेलवेज का अगर हम एग्जांपल लें, सदर्न रेलवेज, ईस्टर्न रेलवेज, सेंट्रल रेलवेज, वेस्टर्न रेलवेज, नॉर्दर्न रेलवेज, तो रीजन बेस्ड डिविजन्स हैं और फिर हर डिवीजन के अंडर फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह अलग अलग होगा। तो ये एग्जांपल्स हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के। सो व्हेनेवर jobs are classified into departments on the basis of functions, then functional structure. When on the basis of products or regions, then which structure? Divisional structure. Divisional structure. ठीक है, तो अब इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। फंक्शनल स्ट्रक्चर, activities are grouped into various departments on the basis of functions like finance department, production department, marketing department, and so on. It is the most common form of departmentation or most common type of structure for single product companies. जो सिंगल प्रोडक्ट लाइन में डील करती हैं कंपनीज, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जनरली फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके? बैलेंस्ड इंपॉर्टेंस टू बेसिक फंक्शंस। जब हर फंक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा तो हर फंक्शन को बैलेंस्ड इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी, राइट? Yes, sir. ओके।
Huh. So I was saying, so each function will get a balanced importance, right? Second is it introduces specialization leading to higher productivity. जब इतना स्पेशलाइज्ड काम होगा, फाइनेंस का सारा काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन का सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो उसका एक और बेनिफिट क्या होगा? हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन. It ensures effective utilization of personnel in different departments, higher managerial and operational efficiency. जब हर डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज लोग होंगे, फाइनेंस में ऑब्वियसली हम किन लोगों को अपॉइंट करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट में? जो फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड हैं. इसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम किनको अपॉइंट करेंगे? जो प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड हैं. So we'll have high managerial and operational efficiency. Then we'll have specialist managers. हमारे पास मैनेजर्स जो होंगे वो स्पेशलिस्ट मैनेजर होंगे. एक मैनेजर जो फाइनेंस में एक्सपर्ट है, एक मैनेजर जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, एंड सो ऑन. It facilitates better coordination of activities within each department. क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एक ही तरह की एक्टिविटीज हैं, सिमिलर एक्टिविटीज हैं, तो कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट विल बिकम वेरी इजी. इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रिजल्टिंग इन लो कॉस्ट. एनी डाउट इन एडवांटेजेस? No, sir. Sir. No, sir. Now disadvantages. Each department concentrates on a narrow range of activities. तो जिसे कहते हैं ना कुएं का मेंढक हो जाना, कि हर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं वो बस फाइनेंस का ही काम करते रहते हैं, और किसी तरह का काम अगर उन्हें करना पड़ जाए कभी तो दे आर नॉट वेरी गुड एट इट बिकॉज दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन इट. सेकेंडली, इट मे बी डिफिकल्ट टू अचीव कोऑर्डिनेशन. अभी तो हमने एडवांटेजेस में कहा था इट इज इजी टू हैव कोऑर्डिनेशन. अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ गई? एडवांटेजेस में हमने कहा था इजी टू हैव कोऑर्डिनेशन विद इन ईच डिपार्टमेंट बिकॉज हर डिपार्टमेंट में सिमिलर एक्टिविटीज हैं. लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं? डिफिकल्ट टू अचीव कोऑर्डिनेशन, लिसन केयरफुली, बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर तो कोऑर्डिनेशन अच्छी रहेगी क्योंकि सारी मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज है. लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट की फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन हो सकता है अच्छी ना बन पाए बिकॉज every department is so engrossed in specialized activities that they develop their different orientations, different way of thinking. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Next is lack of understanding between departments can sometimes even lead to inter-department conflicts. हर डिपार्टमेंट इतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड अपने काम में हो जाता है कि जब आपस में कोऑर्डिनेशन की बारी आती है और एंड इफ दैट कोऑर्डिनेशन स्टार्ट्स लैकिंग इट मे इवन रिजल्ट इन इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है कि ये डिमांड बढ़ रही है, हमें और सेल्स करनी है, आप फंड्स बढ़ाओ, सेल्स पर्सन और दो हमें अपॉइंट करके. फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, अभी फंड्स की शॉर्टेज है, अभी हम और सेल्स पर्सन नहीं अपॉइंट कर सकते. नाउ दिस मे बी अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. तो कौन रिजॉल्व करेगा उस कॉन्फ्लिक्ट को? टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, जो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना उनका काम है. सो दे विल रिजॉल्व द इशू. नेक्स्ट डिसएडवांटेज, व्हेन मेनी डिपार्टमेंट्स आर टू बी कंसल्टेड डिसीजन मेकिंग मे बी डिलेड. कई बार कोई डिसीजन होता है जो कई डिपार्टमेंट्स का अप्रूवल चाहिए उस डिसीजन में. ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, सेल्स बढ़ सकती हैं, स्कोप है तो प्रोडक्शन बढ़ानी है. अब इसमें सेल्स डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी हो गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल आल्सो बी इन्वॉल्व क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बढ़ाएगा, सेल्स बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी. फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो गया क्योंकि फंड्स एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, more to buy more machines, to appoint more people in factory and sales persons.
ठीक है. So many departments are involved in this decision, and because of which the decision may be delayed, क्योंकि हर डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So for which organizations is functional structure suitable? Where the company or the firm is dealing in a single product line or a narrow range of products requiring high degree of functional specialization. तो उन कंपनीज उन फर्म्स के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत सूटेबल है. क्लियर? Yes, sir. Now we come to divisional structure. A set of autonomous divisions. Autonomous मतलब इंडिपेंडेंट. ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट, जिनका दूसरी डिविजन्स पे कोई खास डिपेंडेंस नहीं है, अपने सारे काम खुद संभाल सकते हैं, अपने सारे डिसीजंस रूटीन के खुद ले सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर डिवीजन. जबकि फंक्शनल में ऐसा नहीं होता. जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन वगैरह, सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट होते हैं. लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में अलग अलग डिविजन्स जो हैं, दे आर हाईली इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस. सो अ सेट ऑफ ऑटोनॉमस डिविजन्स आर क्रिएटेड. दे आर कोऑर्डिनेटेड बाय द सेंट्रल हेडक्वार्टर्स. लेकिन सेंट्रल हेडक्वार्टर्स उनकी डे टू डे फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करता. सेंट्रल हेडक्वार्टर्स सिर्फ उन्हें ब्रॉड प्लानिंग बताता है, उसके बेसिस पे वो अपने अपने डिवीजन की प्लानिंग करते हैं. Only in very important matters affecting the entire organization, central headquarter comes into the picture. ठीक है? Day-to-day decision making is left to the division heads. So autonomous divisions coordinated by central headquarters is created to look after various product lines or regions. ठीक है? एक हमने टाटा का एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल है टाटा ग्रुप या टाटा सन्स का हमने लिया एग्जांपल. अनदर एग्जांपल इज मदर डेयरी. मदर डेयरी में एक डिवीजन है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अनदर डिवीजन इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड थर्ड डिवीजन इज आइसक्रीम्स. फिर इनमें से हर डिवीजन का अपना अपना मार्केटिंग, फाइनेंस सेपरेट होगा. ठीक है? अनदर एग्जांपल इंडियन रेलवेज का हमने लिया था. सो डिविजनल स्ट्रक्चर क्लियर? Yes, sir. अब सर इसकी इसमें MNCs इंक्लूड होंगी इसमें? बिल्कुल बिल्कुल. अगर एमएनसी सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल है उसके लिए. ठीक है? अगर कोई एमएनसी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस में डील कर रही है तो उनके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल है. ओके सर. ठीक है? जैसे आप अगर एग्जांपल लो, मारुति सुजुकी भी एक एमएनसी है. ठीक है? बहुत सी कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट लाइन एक ही है, कार्स. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज मोर सूटेबल. लेकिन हमने टाटा सन्स का जैसे एग्जांपल लिया, वो भी एमएनसी है, बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेशंस हैं, लेकिन उनके इतने सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, तो हर प्रोडक्ट की अलग अलग डिवीजन है. Okay, Now, sir. advantages of divisional structure. Each division has sufficient autonomy, so flexibility and initiative is promoted. It is easy to assess the profitability of each product separately because each division is quite independent. It ensures development of generalist managers. Functional structure में कैसे मैनेजर डेवलप होते हैं? स्पेशलिस्ट मैनेजर. फाइनेंस मैनेजर सिर्फ फाइनेंस में एक्सपर्ट है, मार्केटिंग मैनेजर इज एक्सपर्ट इन मार्केटिंग. बट जो डिवीजन के हेड होंगे उन्हें तो अपनी अपनी डिवीजन के सारे फंक्शंस देखने हैं. जो रोहिणी ब्रांच, किसी बैंक में रोहिणी ब्रांच के जो मैनेजर हैं, उन्हें अपनी ब्रांच का मार्केटिंग भी देखनी है, फाइनेंस भी देखना है, ठीक है, सर्विसेज भी देखनी है. सो जनरलिस्ट मैनेजर्स बन जाते हैं. जो डिविजनल हेड होते हैं, दे आर जनरलिस्ट मैनेजर्स विद ऑल राउंड कैपेबिलिटीज. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बहुत इजी होती है डिविजनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि जैसे ही नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना हो, एक और नई डिवीजन खड़ी कर दो, बाकी की डिविजन्स पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. डिसएडवांटेजेस.
there may be conflicts among divisions over allocation of funds. There is duplication of functions in all the divisions. हर division का अपना अलग finance department होगा, हर division का अपना अलग marketing department होगा, तो overall organization की cost बढ़ जाएगी थोड़ी. Divisional managers may ignore the organizational interest. कई बार क्या होता है, हर division का जो manager है वो अपने आप को sort of king समझने लग जाता है अपनी division का, और ऐसे लगने लगता है जैसे organization, वो division नहीं organization है. But that is wrong. Every division belongs to the same organization. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि divisional managers organization के interest को भूल जाएं और सिर्फ अपनी अपनी division को ही के interest को ही supreme समझें. अगर ऐसा होता है, that can become a disadvantage. Any doubt in advantages, disadvantages? No, sir. Okay. Suitability. तो कौन सी कंपनीज या फर्म्स के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल है? लार्ज फर्म्स डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज और विच आर ऑपरेटिंग इन मेनी रीजन्स और बोथ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हैं और रीजन्स भी हैं. तो ऐसी कंपनीज और फर्म्स के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर इज मोर सूटेबल. एनी डाउट एनीवन? No, sir. We stop here for today. Anyone having any doubt can click on raise hand.